सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं और ऐसे में 10वीं कक्षा में मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। और इसके ऊपर हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है। कोशिश तो ये की गई है कि बोर्ड की परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न कवर हो जाएं, परंतु एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएं और यह सीरीज बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो करते हैं हम स्टार्ट आज के क्वेश्चंस की सीरीज। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 420 को गुणनखंड के रूप में 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इंटू 5 इंटू 7 है तो फिर 2m जमा n का मान क्या होगा। यदि हम 420 के गुणनखंड करें तो हमने इस साइड में किए हुए हैं, समय बचाने के लिए पहले ही कर लिए हैं। तो हम देख रहे हैं 420 के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हमें मान ज्ञात करना है 2m प्लस n। पावर को कंपेयर करते हैं तो m का मान हमारे पास 2 है, 2m जमा n का मान निकालना है। तो m की जगह अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे 2, तो ये 2 गुना 2 और n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा मान 5 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 840 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का यानी जो एक्सपोनेंट्स होती है उनका योगफल सम क्या होगा। तो ये 840 के गुणनखंड यहाँ पे किए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं 840 के गुणनखंड है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 होगी और 5 की और 7 की पावर 1। तो हमें घातों का योगफल ज्ञात करना, अर्थात हमें सारी घातें जोड़नी है। तो पहली घात 3 है, दूसरी घात 1, तीसरी घात भी 1 है और 7 के ऊपर भी घात जो है 1 है। तो हम देख रहे हैं हमारी जो घात है वो 6 आ रही है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा पार्ट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो नंबर 140 और 196 का एचसीएफ 28 हो और तब इनका एलसीएम क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके ऊपर पूरी संभावना है कि एक प्रश्न जो है एग्जाम में आना ही चाहिए। तो जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए होते हैं ये हमारी संख्या होती है। तो जैसे कि पहला नंबर 140 है, दूसरा नंबर 196। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ का मान, ये जो आगे जो 28 जो लिखा हुआ है ये हमारा एचसीएफ है। अगर 28 को यहाँ उधर विस्थापित करें, शिफ्ट करें तो ये भाग में जाएगा और 14 से इसको भाग करते हैं तो 14 धाई 140 और 14 दूनी 28। 2 से 196 को भाग कर देते हैं तो 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। तो 18 में और 10 को हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 980। तो ये एक अच्छा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में संभावना है इसके आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यदि ए तथा बी दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 40 है तो ए बी का मान क्या होगा। तो ये भी ऊपर वाले फार्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। नंबर हमारा ए और बी है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा 200 है और एचसीएफ हमारा 5 है और ऐसे में दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई भी दो नंबर जिसमें उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी उनका एचसीएफ जो है 1 हो। तो यही इसमें प्रश्न पूछा गया, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होता है यानी एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। इसमें सह अभाज्य शब्द की जगह जो है क्रमागत संख्या भी बोल सकता है। क्रमागत मतलब लगातार दो संख्या, तो उनका भी एचसीएफ 1 ही आता है। और कई बार इसकी जगह दो अभाज्य संख्या भी बोल सकता है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, उनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो उस केस में भी एचसीएफ 1 आएगा। तो यहाँ पे सह अभाज्य आए या क्रमागत संख्या है या अभाज्य संख्या है, तीनों स्थिति में उसका एचसीएफ 1 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे छोटी ही भाज्य संख्या लेनी है
और सबसे छोटी ही अभाज्य संख्या लेते हैं। तो राइट में हम लिख रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी जो दूसरों के पहाड़े में आती है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। तो इनका एचसीएफ निकालना, तो आपको पता है 4 के फैक्टर ये होंगे और 2 का फैक्टर, तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर विद मिनिमम पावर, तो 2 की पावर 1, यानी इसका एचसीएफ 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं दो संख्याओं ए तथा बी का एचसीएफ 12 है, निम्न में से कौन इनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें इसको समझना होगा कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। दैट मीन्स एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, कंप्लीटली ये डिवाइड होता ही होता है। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से भाग नहीं हो सकती। तो 12 छिके 72, ये भी पूरा भाग हो रहा है, और ये 12 एकन 12 और ये 16 हो जाएगा, ये हमारा भाग नहीं हो। इसका मतलब ये संख्या, इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकती। जबकि ये 12 12 144 और ये 12 एकन 12 और 12 सत्ते 84। तो ये हमेशा याद रखें, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, हमेशा ही एचसीएफ से भाग हो जाता है एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दशमलव स्थान के पश्चात संख्या 1331 352 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी दशमलव के कितने स्थान के बाद ये शांत होगी। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में ये ध्यान देना होता है कि कहीं अंश और हर दोनों एक ही संख्या से भाग तो नहीं हो रहे। तो ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों संख्या जो है 11 से भाग हो रही है। 11 से इसको आप भाग करेंगे तो 11 एकन 11, 2 बचेगा 23 होगा, 11 दूनी 22, एक बचेगा 11 एकन 11, और इसी तरह इसको भाग करो तो 11 तिये 33, 2 बचेगा 11 दूनी 22, 121/32 हो गया। अब ये कितने स्थान के बाद शांत होगा, इसके लिए आपको इसके हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी 32 के गुणनखंड। तो वो आप कर लेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा इसमें, 32 के अभाज्य गुणनखंड। और ये कंडीशन होती है कि जो हर के गुणनखंड में जो 2 और 5 आते हैं, उसमें जिसकी पावर ज्यादा होती है 2 और 5 में, उतने स्थान के बाद शांत होगा। तो इसमें 3 वाला गुणनखंड तो है नहीं, तो इसका मतलब 5 स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होता। परंतु यदि यहाँ पे बाई चांस 3 की पावर मान लीजिए जैसे 4 या 6 होता 3 की पावर, तो ऐसे में हमने देखना होता है कि किसकी पावर ज्यादा है। सॉरी 3 नहीं, हम 5 लेना होगा, 2 और 5 ही गुणनखंड होने चाहिए। तो 5 की पावर चूंकि बड़ी 6 है, इसलिए ये 6 स्थान के बाद शांत होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हर के गुणनखंड है वो एक तो सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, इनके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। फिर हमें उसमें देखना किसकी घात बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी होती है उतने स्थान के बाद शांत होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर कुछ कुछ मिलता जुलता है कि एक संख्या है जिसको सरल रूप में अगर लिखें यानी इन सबको गुणा कर लें तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। देखो ये हमें समझने की बात है, शून्य कब आता है, जब आप 10 से 100 से या 1000 से गुणा करते हैं। 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, 100 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 5 गुणा 2, ऐसे 1000 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 5 गुणा 3। यानी अंत में 0 आने के लिए एक 2 का और एक 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। ये जब जोड़े बनेंगे तो उतनी ही उसमें जो है 0 आएगी उसके इकाई या दहाई के अंक पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 के 2 गुणनखंड है, 5 के 3 गुणनखंड है। तो जोड़े अगर बनाने की बात करोगे तो 2 ही पेयर बन पाएंगे। ठीक है, तो 2 ही पेयर बन पाएंगे, तो इसका मतलब है कि यह संख्या जो है इसमें इकाई और दहाई के अंक पर 0 होगा। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांक जिसमें x को गुणनखंड के रूप में लिखा p स्क्वायर q की पावर 3 और y को लिखा है p की पावर 3 इंटू q के लिए एलसीएम होगा। ये q स्क्वायर के लिए एलसीएम होगा। तो दो नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हमें ऑल फैक्टर्स को लिखना होता है, और यदि कोई फैक्टर उसमें कॉमन है या मैच हो रहा है तो उसमें हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम लिस्ट होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट है लेकिन पावर जो है मैक्सिमम जाती है, इसको आप उल्टा याद रखें। तो लिस्ट में पावर मैक्सिमम जाते हैं। तो हम देख रहे हैं पी में पावर यहाँ पे 2 है ये वाली, और यहाँ में पी में पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसके एचसीएफ में जो है, सॉरी एलसीएम में जो है
p की पावर 3 और q की भी पावर हम देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ पे q की पावर 2 है, तो बड़ी पावर 3 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3 होगा, और ये ऑप्शन हमारे बी पार्ट में है। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 70 और 125 को भाग दें तो 5 और 8 प्राप्त होता है। तो एक तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है और वो संख्या पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो अगर इन दोनों को उससे भाग करें तो 70 भी उससे भाग हो जाएगा पूरा और 125 भी उससे भाग हो जाएगा, और भाग होने का मतलब है शेषफल तो 0 आएगा, लेकिन शेषफल 0 नहीं चाहिए, शेषफल हमें 5 चाहिए 70 के केस में, और 8 चाहिए हमें ये 125 के केस में। तो ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों संख्या में 70 में से 5 घटाना पड़ेगा तो हमारी संख्या 65 आएगी, और दूसरे केस में 125 में से 8 घटाना पड़ेगा और ये संख्या 117 आएगी, और फिर हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा 65 का और 117 का। इनका एचसीएफ हमने निकाल रखा है गुणनखंड करके, ये 13 आ रखा है। तो 13 वह संख्या होगी जब 65 और 117 का एचसीएफ 13 आ रहा है, तो इसका मतलब 65 13 से जरूर भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा, शेषफल जो है 0 देगा। इसी तरह 66 को भाग करोगे 13 से तो चूंकि 66 उससे 1 ज्यादा होता तो 1 शेषफल मिलेगा, और 70 को भाग करोगे 13 से तो 70 चूंकि 65 से 5 ज्यादा होता है तो 5 शेषफल देगा, और यही हमारी शर्त भी थी। और 117 भी 13 से पूरा पूरा भाग होएगा, तो ये हम देख रहे हैं ये 125 117 से 8 ज्यादा है तो 8 शेषफल देगा। इसका मतलब हमारी वह संख्या 13 होगी। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 30 व 40 से भाग देने पर 17 शेष बचे। तो यानी 30 से भाग दें और 40 से भाग दें तो 17 शेष बचे। तो ये भी समझने की चीज है, एचसीएफ भाग करता है जबकि एलसीएम भाग होता है, इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। और 30 और 40 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 30 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 6 पंजे 30, और 40 के गुणनखंड होंगे 8 पंजे 40 होता है 2 की पावर 3, और इसका जो एलसीएम आएगा वो मैंने बताया था एलसीएम में ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो 2 फैक्टर दोनों में हाईएस्ट पावर 3 हो गई, 3 फैक्टर अकेला है और 5 कॉमन है लेकिन दोनों की पावर सेम है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ये 24 पंजे 120, इसका एलसीएम 120 आएगा। अब ये समझिए कि जो एलसीएम होता है वो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी 30 से भी पूरा भाग हो रहा है और 40 से भी, लेकिन हमें तो वह संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर 30 या 40 से भाग करे तो 17 शेषफल बचे। तो जाहिर सी बात है हमें 120 से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, 17 बड़ी, और 120 में अगर 17 हम जोड़ देते हैं तो प्राप्त होगी संख्या 137। इसको आप 30 से या 40 से भाग करेंगे तो ये 17 शेषफल देगा क्योंकि ये एलसीएम से 17 ज्यादा है। इसी तरह मिलता जुलता प्रश्न अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ दें, जोड़ने पर वह 30 तथा 40 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब ये तो हमने समझ लिया था पिछले प्रश्न में कि 120 वह संख्या होती है जो 30 और 40 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि वो संख्या निकालो जिसमें 17 जोड़ के तब वो 30 और 40 से भाग हो। तो जाहिर सी बात है 17 जोड़ने के बाद 120 आना चाहिए तभी वो 30 और 40 से भाग होगा, और 17 किस संख्या में जोड़ने पर जो है 120 आएगा, वो संख्या होगी 103, क्योंकि 103 में 17 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा जो कि 30 और 40 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यही उसने बोला है कि इसमें अगर 17 जोड़ दें तो वो 30 और 40 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। संख्या 3/150 का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? तो किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा ये उसके हर के गुणनखंड से पता चलता है, परंतु इस बात की सावधानी रखें कि अक्सर पेपर में इस तरह का सवाल बनाया जाता है कि ये दोनों संख्या एक ही फैक्टर से कट जाती है, जैसे कि 3 1 3 3 5 15 1/50, और अगर हम यहाँ राइट साइड में 1/50 के गुणनखंड करें तो हम पाएंगे 50 में गुणनखंड आएंगे 2 गुना 5 की घात 2। और पिछले एक सवाल में हमने बात की थी कि अगर हर के गुणनखंड में केवल 2
और 5 ही है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए, 3, 7, 11 इस तरह का गुणनखंड आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यही सवाल इसी के ऊपर बनाया गया कि 3/150 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत होगा। हमने देखा था 3/150 के जो गुणनखंड आए थे वो 1/2 गुणा 5 की पावर 2, इसके ऊपर हम एक प्रश्न पहले ही कर चुके हैं। किसने स्थान के बाद वह शांत होगा, यह डिपेंड करता है कि 2 और 5 में किसकी पावर बड़ी है, उतने स्थान के बाद ही शांत होता है। तो हम देख रहे हैं बड़ी पावर क्या है, 2, अर्थात यह 2 स्थानों के बाद शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग इसी के ऊपर बनाया गया प्रश्न है कि संख्या 3/150 का दशमलव रूप क्या होगा। तो हमने पाया था कि 3/150 को काटने के बाद 1/50 आ रहा था, और इसको गुणनखंड के रूप में हमने लिखा था 2 गुना 5 की पावर 2। तो इसको दशमलव में निरूपित करने के लिए ज्यादा आसान तरीका होता है कि दोनों गुणनखंड को समान बनाएं। यानी 5 की पावर 2 है तो 2 की भी पावर 2 होनी चाहिए, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको 2 से गुना। जब आप नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो ये मैंडेटरी होता है अंश को भी 2 से गुना करें। तो ऊपर गुना करके आंसर आएगा 2, और नीचे गुना करके आएगा 2 की भी पावर 2 बन जाएगा और 5 की भी पावर 2। और 2 गुना 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 2 पंजे 10 की पावर 2, यानी ये हमारा हो जाएगा 2/100। और जब 2 को 100 से भाग करोगे तो 0.02 इसका आंसर होएगा। पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि संख्या ए संख्या बी का एक गुणज है, गुणज मतलब मल्टीपल या पहाड़ा कह सकते हैं, तो ए तथा बी का एचसीएफ होगा। बड़ी सावधानी से करने वाला प्रश्न है, बहुत इसमें गलती होने की संभावना है। ये संख्या ए को डिफाइन कर रहा है कि संख्या ए क्या है, वो बी का गुणज है। अब बी का गुणज तो हमें पता है, बी का गुणज मतलब बी के पहाड़े। क्या होते हैं बी के पहाड़े, बी का पहाड़ा होता है पहला बी, दूसरा 2b, 3b, ये बी के पहाड़े हैं। तो ए को डिफाइन करने के लिए बताया कि ए जो है क्या है, इनमें से कोई एक संख्या जो है वो ए है। वो बी भी हो सकती है, 2b भी, 3b भी और 4b भी। और दूसरी संख्या हमारे पास इसमें बी है, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। दूसरी संख्या बी है, एक संख्या ये होगी, एक संख्या इनमें से कोई सी भी हो सकती है, अभी तो आगे भी जाएंगे हालांकि। तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो साफ दिख रहा है बी में और 2b में या 3b में आप देखोगे बी कॉमन फैक्टर आता है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो बी होगा। परंतु अगले प्रश्न में इसी सवाल के लिए एलसीएम पूछ लिया गया है। तो एलसीएम में जो है, एलसीएम वाले केसेस में हमें सारे फैक्टर लेने होते हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू मान लीजिए ये लेके चल रहे हैं 4b, 4b में और b का एलसीएम लेंगे तो 4b आएगा, यानी ए हमने 4b लिया था तो आंसर भी 4b आया। यानी इस अवस्था में जो एलसीएम होगा वो यही संख्या आएगी ए, क्योंकि अगर b का 4b के साथ एलसीएम लेते हो तो 4b आएगा, b का 3b के साथ एलसीएम लोगे तो 3b आएगा, या 2b के साथ एलसीएम लोगे तो, यानी जो a की जो डेफिनेशन थी इनमें से जो भी नंबर था a, वो वही आंसर आ रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो है वो a होगा। फिर 2 प्रश्न है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ध्यान से समझ के करें तो ये आसानी से हो जाएगा। अगला टी डायग्राम के ऊपर है, टी फैक्टर के ऊपर दिया हुआ है, और इसके ऊपर भी अक्सर प्रश्न आता है कि x या y की वैल्यू पूछते हैं। मैंने एक ही वैल्यू ली है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो x की ये 2 गुणनखंड है, इन दोनों को गुणा करने पर यानी 3 गुणा 7 करके ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसका आंसर जो है पार्ट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पर। यदि x तथा y दो विषम संख्याएं हैं, विषम मतलब 3, 5, 1, 3, 5, 7, और x y से बड़ा है, तब x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, एक्चुअली ये 2 नहीं है, 2n है, 2x और ये 2y है। तो x की पावर 2y माइनस y की पावर 2y क्या होगा। हमें पता है
कि x और y अगर विषम है और 2 से गुणा करोगे तो सम संख्या आएगी। तो उदाहरण के तौर पे अगर x y का मान 1 है तो ये x स्क्वायर मान लीजिए y स्क्वायर आ जाता है, ये y की पावर 4 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का नंबर आता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बदला जा सकता है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारा एक एक्स प्लस वाई आएगा और एक एक्स माइनस वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, ये जो वैल्यू है ऊपर वो 2n होएगी, पावर दोनों सेम है 2n और 2n। तब हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई और इसके अलावा कुछ फैक्टर और आ जाते हैं। x अगर n की वैल्यू 1 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, जिसके फैक्टर हमें पता फार्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस वाई और x माइनस वाई होती है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो ये x की पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बनेगा, और ये भी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। इसका एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, उसके फिर फैक्टर करोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दो फैक्टर तो जरूरी आएंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और चूंकि एक्स और वाई विषम संख्या है तो दो विषम संख्या को जोड़ के एक सम संख्या आती है, और दो विषम संख्या को घटाने पे भी सम संख्या आती है। सम सम या विषम का गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही आती है, इसलिए इसका आंसर एक सम संख्या होगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तब निम्न में से कौन इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हम पहले भी मैंने बात की थी क्वेश्चन में कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, यानी एचसीएफ से जरूर भाग होगा। तो हम देख रहे हैं 600 से भी भाग होता है 1200, बट परंतु जो है ये 500 से भाग नहीं होगा, इसलिए 500 किसी भी सूरत में इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ए के गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर वाई हो और इसी तरह बी के गुणनखंड 2 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर 3 हो, और तथा इन दोनों नंबर का यानी ए का और बी का एचसीएफ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो, तब एक्स तथा वाई का मान होगा। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ निकाला जाता है कि जो नंबर कॉमन हो उसमें मिनिमम पावर लीस्ट पावर ली जाती है। तो दो में हम देख रहे हैं एक पावर 3 और एक पावर एक्स है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। अब यहाँ पे तो 2 आ रखा है ना यहाँ पे एचसीएफ में, इसका मतलब मिनिमम पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू जो है 2 होएगी। इसी तरह y का देखोगे, y 5 की पावर y है, इधर 5 की पावर 3 है, तो जो दोनों में मिनिमम पावर होगी वो ली जाएगी। अब यहाँ पे आंसर में तो 3 नहीं है, आंसर में तो 2 है, तो इसका मतलब मिनिमम पावर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए, तभी इसमें एस या 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 आएगा। इसका मतलब x और y दोनों की ही वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं, यदि a जो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर y, सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है बट इस बार एचसीएफ की जगह एलसीएम लिया गया। तब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में ऑल फैक्टर्स लिए जाते हैं, और यदि कोई फैक्टर मैच हो रहा है तो वो हाईएस्ट पावर ली जाती है उसमें। तो हमने देखना है हमारा a में 2 की पावर 3 है जबकि b में 2 की पावर x है, और एलसीएम में पावर दी हुई है 4। इसका मतलब ये x की वैल्यू जरूर 4 होनी चाहिए क्योंकि बड़ी पावर ही लिखी जाती है। तो जब x की जगह यहाँ पे वैल्यू 4 होगी तभी हम यहाँ पे 4 पावर लेंगे एलसीएम में। ठीक इसी तरीके से y की पावर यहाँ 5 की पावर 3 है तो बड़ी पावर ली जाएगी, तो इधर भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे थोड़ा हमें ऑप्शन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये भी हमें जो है, क्योंकि फिर y की वैल्यू 2 भी हो सकते हैं क्योंकि बड़ी पावर लेनी होती है, तो इसको हम 4 कर देते हैं। तब y की वैल्यू भी हमारी इसी प्रकार 4 आएगी, और हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई में अब हमें आंसर भी उसी हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा।
तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 8 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो पार्ट सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हो गया है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n, तो दोनों वही सम संख्या है, तो इसमें भी वही कहानी होगी कि एक फैक्टर होता है इन दोनों का सम, यानी 9 + 4, और एक फैक्टर होता है इन दोनों का डिफरेंस। इसके अलावा और कई फैक्टर भी आते हैं। तो 9 + 4 क्या होता है? 13 होता है। इंटू में 9 - 4 क्या होता है? 5 होता है। और इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स आएंगे। तो पूछा गया कि ये किससे जरूर भाग होएगी? तो 5 से जरूर भाग होएगी, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। 13 से भी भाग होएगी, दोनों से भाग हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। क्वेश्चन 25 में कहता है कि 2.1211211112 यह किस प्रकार की संख्या है? क्योंकि यह एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बट रिपीट नहीं हो रहा, यानी अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती जो होती है वो आपको पता होगा डेफिनेशन के, वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये आवर्ती होती तो यह एक परिमेय संख्या होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्गमूल 3/वर्गमूल 12 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये हमें पता है कि दो संख्या जब वर्गमूल में होती हैं तो उनका होल वर्गमूल करने के बाद उनको हम भाग कर देते हैं। 3 × 3 और 3 × 12। एक का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल 2। और जो संख्या p/q के रूप में बदली जाए वह एक परिमेय संख्या होती है। तो यानी यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। दो संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यानी एलसीएम को जो डिफाइन कर रहा है वो महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 60 है। तो मान लीजिए उसका महत्तम समापवर्तक क्या है, उसको हम x मान लेते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में क्या बोला है कि वो इसका 14 गुना है, तो इसका मतलब लेस है जो है वो 14x होगा। और प्रश्न में बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है, जोड़ है, वो 600 है। तो प्रश्न के अनुसार 14x और x को अगर हम जोड़ें तो ये 600 के बराबर आना चाहिए। और इसको हल करते हैं तो 15x = 600, तो x का मान 600/15 होगा। और आप इसको भाग करते हैं तो ये x की वैल्यू 40 आई। और यदि x की वैल्यू 40 आ रही है तो इसका मतलब उसका महत्तम समापवर्तक 40 होगा और उसका लघुत्तम समापवर्त्य 14 × 4 = 56 यानी 560 होगा। ये कह रहा है कि उसमें से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमें दे रखी है 280 गुना दूसरी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है y मान लेते हैं, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम 560 है, एचसीएफ 40 है। अब 280 को अगर इधर विस्थापित कर देते हैं तो ये भाग में जाएगा। 280 का डबल होता है 560। तो 40 गुना 80 करेंगे, 40 गुना 2 करेंगे तो 80 आएगा। तो ये हमारी दूसरी संख्या होगी, इसलिए इसका आंसर होगा पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 मित्र एक पार्क का चक्कर 10 मिनट, 15 मिनट व 25 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो बताइए यदि वे तीनों मित्र एक साथ एक बिंदु से पार्क का चक्कर लगाना शुरू करें तो वो दोबारा कब मिलेंगे? ये प्रश्न कई और रूप में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि 3 स्कूलों की घंटियां प्रत्येक 10-10 मिनट बाद बजती हैं, दूसरे स्कूल में 15-15 मिनट बाद और तीसरे स्कूल में 25-25 मिनट के बाद। यदि वो तीनों घंटियां एक साथ बजे, समय भी दे सकता है, मान लीजिए 9 बजे बजे, तो वो फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि वो दोबारा कब करेंगे, जब वो 10 के जो पहला मित्र है वो 10 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद फिर वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोबारा वो उसी बिंदु पे तब मिलेंगे जब वो अपने मल्टीपल में यानी गुणज में चलेंगे। अर्थात इस केस में हमें इन दोनों तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और 25 का अगर गुणनखंड की बात करें, ये 10 के 2 गुना 5, इसके 3 गुना 5 और इसके 5 की पावर 2। एलसीएम मतलब ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। 2 यहाँ पे अकेला है, 5 दो जगह आ रहा है, बट नहीं, तीनों जगह 5 आ रहा है। और बड़ी पावर 5 की पावर 2 है और एक यहाँ पे 3 हो गया। तो 5 × 5 = 25, दूनी 50,
और 50 दिए 150, अर्थात वे तीनों मित्र 150 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलेंगे। 150 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह अंतिम प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है तथा उनका गुणनफल 500 है, तो बताइए ऐसी कितनी संख्याओं के युग्म बन सकते हैं, यानी ऐसे कितने आंसर हो सकते हैं जिनका मैं से 5 आता हो और ले से जो है 500 आ रहा। तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है तो हम उन दोनों संख्याओं को सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज करेंगे? वो 5 के मल्टीपल में सपोज किया, 5x और 5y। साफ दिख रहा है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 5 कॉमन है तो में से 5 ही आएगा। साथ में एक कंडीशन होती है कि x तथा y जो है सह अभाज्य, यानी इनमें और कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ये संख्या होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि इन दोनों की गुणा क्या है 500 है, तो प्रश्न के अनुसार अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो ये आएगा हमारे 5x गुणा 5y बराबर 500। इस प्रकार हम x गुणा y का मान निकाल लेंगे तो 500 और 5 गुणा 5 25 हो गया, और 25 से इसको भाग करेंगे तो 20, यानी x और y का गुणा करके 20 आएगा, लेकिन x कितना है और y कितना ये हमें पता नहीं है। तो हमें वो सारी संख्याएं लिखे जोड़े लिखने पड़ेंगे जिनको गुणा करके 20 आ सकता है। जैसे 20 एकम 20, एक 10 दूनी 20 आ सकता है, एक 6 पंजे 30 आ सकता है। केवल 3 ही जोड़े बन सकते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी शर्त थी कौन से वाले जोड़े से पूरी हो रही, यानी दोनों संख्या सह अभाज्य होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं 20 और 1 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी सह अभाज्य है। 10 में और 2 में आप देखेंगे 2 उसमें कॉमन फैक्टर है, तो यह संख्या हमारी सह अभाज्य नहीं है। तीसरी संख्या 6 और 5, इसमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यह भी हमारी सह अभाज्य है। इसलिए हमारे 2 जोड़े बन सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा पार्ट बी होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज बनाई है जरूर समझ में आई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करेंगे।